हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ रहे थे, अब तक हम लोगों ने पॉलिटी की कुल 3 क्लास कर चुके थे। आज हम लोग पॉलिटी की चौथी क्लास करेंगे और हम लोग देखिए पढ़ने का हमारा जो पर्पज़ है वो केवल प्रीलिम्स के नज़रिए से है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। मैं ये मान के चल रहा कि आपको बेसिक्स आ रही होंगी ताकि चीज़ों को मेरे लिए जोड़ना आसान रहे। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो सीधा हम लोग प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करते हुए इस क्लास को ले रहे हैं। मैं पहले भी आपकी पिछली 3 क्लासेस में बोल चुका हूं। मैंने वादा किया था कि 5 क्लास में जो पॉलिटीज़ है वो खत्म कर दी जाएगी। तो आज चौथी क्लास होने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि आज और कल मिला के आपकी जो पॉलिटी की क्लास है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डीपीएसपी। ध्यान देंगे दोस्तों, आज हम लोग डीपीएसपी देखेंगे। डीपीएसपी का सीधा सा मतलब हो गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनकी चर्चा भाग 4 में की गई है। ध्यान देंगे कि हम लोग राज्य के उन नीति निर्देशक तत्वों को चर्चा करने जा रहे हैं जिनकी चर्चा हम लोग देखेंगे कि संविधान में भाग 4 में की गई है। ठीक है, भाग 4 में चर्चा की गई है। भाग 4 में चर्चा है, इस चीज को ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक डीपीएसपी की चर्चा मिलती है। तो यानी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी की चर्चा मिलती है। अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। अभी अनुच्छेद 36 से 51 तक हम लोग देख लेंगे क्या है। ठीक है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है और वो क्या आता है देखते हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि हमको पता है कि संविधान बनाते समय हम लोगों ने जो अच्छे अच्छे प्रावधान थे वो विभिन्न देशों के संविधान से लिए हैं। जैसे डीपीएसपी जो है दोस्तों, ध्यान देंगे, डीपीएसपी को हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ध्यान देंगे, डीपीएसपी को हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। इस चीज को ध्यान देंगे, डीपीएसपी को हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। ध्यान देंगे, आयरलैंड के संविधान से। दोस्तों, आप लोग को बता दें, जो ये क्लास ली जा रही है, एक्चुअली ये क्लास जो हम लोग की रिवीजन बेस्ट थी उसके लिए था, लेकिन ये क्लास यूट्यूब पे सभी के लिए फ्री कर दी जा रही है क्योंकि इन 5 क्लासों से कम 16 से 17 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, हम लोग का वादा है कि लगभग सब आ जाना चाहिए। अगर 1-2 नहीं भी आता है तो मैक्सिमम 1-2 नहीं आएगा, वरना सारे क्वेश्चंस पॉलिटी की 5-6 क्लासेस जो भी ली जाएंगी वहां पे खत्म हो जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि 5 क्लास से ज्यादा ना बढ़े, 5 क्लास में खत्म हो जाए। आज अपनी चौथी क्लास इस चीज को याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया कि भाग 4 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है और आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। अच्छा, ध्यान देंगे दोस्तों कि इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर होता है। अर्थात जब ये इनको लागू करना जब राज्य की इच्छा पर निर्भर हो गया तो सीधी सी बात निकल के आ जाती है कि न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इनको लागू नहीं कर सकता। तो ये चीज ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए दूसरा कि न्यायालय के द्वारा, न्यायालय द्वारा, इससे ध्यान देंगे, न्यायालय द्वारा, ठीक है, इनको लागू नहीं कर सकता, लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है, लागू नहीं किया जा सकता। तो ये एक अगली बात हो गई, इस चीज को ध्यान देंगे कि इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मैं इसको थोड़ा सा और साइड लेता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आगे। तो हम लोगों ने अब तक कम से कम जो बेसिक्स था वो देख लिया। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, ठीक है, आर्टिकल 38 से लेके आर्टिकल 51 तक, उनको देख लेंगे। तो अब हम लोग देखना शुरू करेंगे अनुच्छेद 38 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 38। तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि 38 के तहत राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। बेसिकली ये बोला गया है। ठीक है, तो यहां पे राज्य को क्या जिम्मेदारी दी गई है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखते जाऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं शॉर्ट में बस लिखूंगा। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि। ध्यान देंगे, लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अनुच्छेद 38 हम लोग देख लिए। अब हम लोग अगला आएंगे, आर्टिकल 39 देखेंगे। बेसिकली जो 39A है वो देखेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अनुच्छेद 39A। ठीक है, 39A वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस खूब क्वेश्चन यहां से पूछती है, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39A वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि 39 क क्या कहता है, तो ये कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। ठीक है, तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे हम लोग देखेंगे जो हम लोग का आर्टिकल 40 है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 क्या कहता है, पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 40 आपका पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है, पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। ध्यान देंगे, आर्टिकल 40 आपका पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। यहां पे मैं लिख देता हूं अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे अनुच्छेद 41 क्या कहता है, अनुच्छेद 41 41 क्या कहता है। ध्यान देंगे दोस्तों, अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है। ठीक है, ध्यान देंगे, कुछ दशाओं में काम, ध्यान देंगे, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार है, लोक सहायता। ठीक है, आप लोग बने रहिए, अभी मैं इसको एक बार फिर से क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, बेसिकली ये फैक्ट्स हैं, लेकिन यहां से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस खूब पूछती है यहां से। आर्टिकल 42 को हम लोग देखेंगे, तो आर्टिकल 42 क्या कहता है कि न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें शॉर्ट में लिख लेते हैं, इसमें आर्टिकल 42 में क्या उपबंध है, तो इसमें यह है कि न्याय संगत ध्यान देंगे दोस्तों, न्याय संगत और मानवोचित न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ध्यान देंगे, तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, मैं लिख देता हूं, तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, प्रसूति सहायता का उपबंध, इसमें है प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। अच्छा, मैं इसको अगर थोड़ा सा बीच में लाके थोड़ा बड़ा कर दूं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से आ जाएगा चीज। ठीक है, लाइक मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस चीज ध्यान देंगे। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 43। ठीक है, अनुच्छेद 43 हम लोग का है, आर्टिकल 43 हम लोग का है। ध्यान देंगे, अनुच्छेद 43 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है। ध्यान देंगे, इसमें निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है, निर्वाह मजदूरी का। तो ध्यान देंगे, इसमें निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किया गया है, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। आर्टिकल 43 निर्वाह मजदूरी का प्रावधान है। अब हम लोग आएंगे 43A देख लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 43A देख लेंगे। तो आर्टिकल 43A देखेंगे, 43A देख लेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 40A के तहत क्या किया गया है कि उद्योगों के प्रबंध में, मैं लिख देता हूं, 43 में कहा गया है उद्योगों के प्रबंध में, ध्यान देंगे, उद्योगों के प्रबंध में, ठीक है, या प्रबंधन में हम लोग करते हैं, ठीक है, प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, कर्मकारों का भाग लेना, कर्मकारों का भाग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे 44, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 44 बार बार मेंस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 वेरी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लहजे से भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे, मेंस के भी लहजे से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, क्या जो समान आचार संहिता है उसके पर टिप्पणी पूछ देता है कि भैया इसको लागू किया जाना आवश्यक है या अभी इसको पेंडिंग रहने देना चाहिए। ठीक है, तो समान आचार संहिता,
समान आचार संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 44 ध्यान देंगे, समान आचार संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, आर्टिकल 44 समान आचार संहिता से संबंधित है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 45 देखेंगे। आर्टिकल 45 देखेंगे, अनुच्छेद 45 देखेंगे। अनुच्छेद 45 क्या है? तो अनुच्छेद 45 कहता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ध्यान देंगे, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, ध्यान देंगे, आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, जो कम आयु के बच्चे हैं, उनके प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है उसकी देखरेख और शिक्षा का उपबंध करता है। तो 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं, आयु के बच्चे हैं, इनकी देखरेख की बात करता है। कंडीशन क्या है? उनके बाल्यावस्था की देखरेख और उनके शिक्षा का उपबंध। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इनके बाल्यावस्था की देखरेख। गवर्नमेंट देखेंगे इसी के कारण कई सारी जो बच्चों से रिलेटेड, जो बेसिकली पोषण वगैरह से रिलेटेड योजनाएं चलाती है। तो इनके बाल्यावस्था की देखरेख से रिलेटेड, और दूसरी इनके शिक्षा का उपबंध। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा का उपबंध, यह जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा का उपबंध, शिक्षा का उपबंध, इस चीज को ध्यान देंगे। मैं इसको थोड़ा और किनारे लाके, ठीक है, शिक्षा का उपबंध। अच्छा देखिए, ये जो नोट्स तैयार हो रहा है, ये जो हम लोग की रिवीजन ग्रुप है, जो हम लोग का रिवीजन ग्रुप है, वहां इसको सेंड कर दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान देंगे। अगर आप लोग रिवीजन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मैं रिवीजन बैच के बारे में बता दूं। ठीक है, बस 2 मिनट रुकिए, आप लोग को रिवीजन बैच के बारे में बता दे रहे हैं। देखिए, रिवीजन बैच हमारे यहां 2 टाइप के चल रहा है। ठीक है, एक में पूरा जीएस, यूपी स्पेशल्स जो करेंट और ट्रेडिशनल है, इसके साथ साथ जो कि यूपी, जैसे पॉलिटी की जो ये क्लास चल रही है आपकी, और जो इकोनॉमिक्स की क्लास है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की क्लास है। ठीक है, ये यूपी बेस्ड चला दी जा रही है, क्योंकि यहां से यूपी जो यूपी एग्जाम है वो अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में यूपी का अपना अलग ही ट्रेंड है पूछने का, ध्यान देंगे। दूसरी जो हम लोग यहाँ चल रही है वो यूपी से रिलेटेड चल रही है, जो यूपी स्पेशल टाइप की, जो यूपी स्पेशल टाइप के बैच है वो चल रहा है। तो जो जीएस इसमें है, ध्यान देंगे, ये पूरा यूपीएससी 2019 में सेलेक्टेड भूर सिंह सर के द्वारा चला जा रहा है, और इसकी फीस 500 रुपए है। तो जिसको सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो, 1-2 सब्जेक्ट में, या आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बेसिकली वो सुनना चाहते हैं, तो इसकी फीस 500 रुपए केवल है। इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे इस बैच की जितनी क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी, प्लस जो भूर सिंह की सर की क्लासेस हैं वो भी मिलेंगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। यूपी स्पेशली जो दूसरा बैच है, इसमें जो मेरी पॉलिटी की क्लास है, जो कि आप लोग के लिए फ्री भी कर दी गई यूट्यूब पे, इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स की क्लास ली जाने वाली है, साथ ही साथ जो मैं करेंट की क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, आगे मैं करेंट की क्लासेस जो लूंगा, इसके साथ साथ जो गौरव सर के द्वारा कुछ क्लासेस ली जा रही है, इसमें गौरव सर के द्वारा, रमन सर के द्वारा इसमें सीसेट वगैरह और कुछ अन्य क्लासेस ली जा रही हैं। ठीक है, रमन सर के द्वारा ली जा रही है और सत्यप्रकाश सर के द्वारा ली जा रही है। ठीक है, बेसिकली ये नियर अबाउट 15 आवर की क्लास हो रही है। ठीक है, 15 आवर की क्लास हो रही है। ठीक, तो इससे रिलेटेड आप किसी भी जानकारी के लिए 8840751912 पे कांटेक्ट कर लें, क्योंकि देखिए ये रिवीजन दौर है एकदम, आप लोग के लिए रिवीजन करना बेहद जरूरी है। तो जो दोस्त रिवीजन बेस से जुड़ना चाहते हैं, या जिनकी तैयारी में अभी कुछ कमियां रह गई हैं, अब उनको लगता है कि अब इस वक्त कोई सब्जेक्ट देखिए छोड़िए मत। आप लोग जो सब्जेक्ट आपको कम से कम नहीं आते हैं, उसके कम से कम बेसिक्स आपके दिमाग में रहने चाहिए, ताकि एग्जाम में कम से कम देखेंगे पर सब्जेक्ट के 50% क्वेश्चन बेसिक्स के आते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक का आता है, किसी भी सब्जेक्ट का आप उठा लेंगे। तो इसका फायदा ये होता है, कम से कम वो जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपके हाथ से गलत नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। फीस इसकी बता दें मैं आपको, तो इसकी फीस 300 रुपए है। तो आप लोग जिस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप लोग बता देंगे, और इस नंबर पे मैसेज करके, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, आपको संबंधित बैच के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। अब हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं नीचे या डिलीट ही कर देते हैं। चलिए आइए, तो आर्टिकल 45 हो गया आप लोग का। ठीक है, अब आर्टिकल 46 देख लेते हैं। आर्टिकल 46 देखेंगे, आर्टिकल 46 देखेंगे। देखिए आज ये वीडियो लंबी बनेगी, पहले मैं खुल के आप लोग को बता दूं, वीडियो लंबी बनेगी। आप लोग के देखने से ज्यादा मेहनत हमको पढ़ाने में या हमको बताने में लग रहा है, क्योंकि आपके पास चांस है कि आप वीडियो को स्पीड में भगा के देख सकते हैं। बट मेरे साथ क्या है कि हमको इस पीडीएफ को प्रॉपर नोट्स के तौर पे देना है। तो मेरे साथ चैलेंज क्या है कि भैया हमको ठीक से साफ सुथरा लिखना है और आप लोग के बीच में चर्चा करते रहना है। ठीक, तो मेरे को टाइम लगेगा। जो दोस्त प्रीमियर नहीं देख रहे हैं वो स्पीड में अगर वीडियो को देख लेंगे तो उनको कम टाइम लगेगा। लेकिन मैं खुल के बोल दे रहा हूं दोस्तों कि जो पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं और जो अगली 2 क्लास होने वाली है,
उन क्लासेस को मिला के कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। इस चीज का मैं प्रॉपर वादा कर रहा हूं। एग्जाम दीजिएगा आप लोग, प्रॉपर इस क्लास को देख लीजिए। अगर आपके पास थोड़ा टाइम निकल जाए तो इसके नोट्स भी बना लीजिए, जो पढ़ाया गया है उसका नोट्स बना लीजिए। एग्जाम हॉल में समझ में आएगा कि ये 5 क्लासेस की इंपॉर्टेंस क्या थी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एकदम मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि एग्जाम हॉल में पता चलेगा कि इस 5 क्लासेस की इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक है, हम लोग सीधा अब आर्टिकल 46 पे आते हैं। आर्टिकल 46 में क्या है कि जो एससी वर्ग है, ध्यान देंगे, जो एससीज वो हैं, ठीक है। दूसरा जो अनुसूचित जनजातियों के बारे में है, ठीक है, जो एसटी है। तो आर्टिकल 46 कहती है कि एससी एसटी इनके साथ मान लो कि जो अन्य दुर्बल वर्ग है, ठीक है। अन्य दुर्बल वर्ग में बेसिकली महिलाएं वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं अन्य दुर्बल वर्ग, इसमें बेसिकली महिलाएं शामिल की जाती हैं, ठीक है। अन्य दुर्बल वर्ग, क्योंकि महिलाएं किसी भी वर्ग की रही हो, चाहे एससी जनरल ओबीसी, सबके यहां बेसिकली इनकी हालत खराब ही रहती है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यह है कि एससी एसटी और जो अन्य दुर्बल वर्ग है इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है, ठीक है। इनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित हैं, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हित, मैं लिख दे रहा हूं, इनके शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित है, शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित है, शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित है उनसे रिलेटेड प्रावधान है इसमें। शिक्षा और अर्थ संबंधी जो हित है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान, अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान, ठीक है, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान किया गया। तो ये 46 हो गया आपका। 47 वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 47 वेरी इंपॉर्टेंट। मैं भी एक बार फिर से बता दूंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रहना चाहिए, ठीक है। मैं चूंकि मेरा काम है कि केवल वही मैं नहीं बता के जा सकता कि जो इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी मैं आप लोग को जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार कलम घुमा दूंगा, उसको आप लोग प्रॉपर देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग रिवीजन बैच से जुड़े हुए हैं इसकी पीडीएफ निकाल लेंगे और इजीली पढ़ लेंगे, उनको दोबारा कोई चीज और नहीं पढ़ने की जरूरत होगी, इस चीज को ध्यान देंगे। 47 क्या है? 47 बेसिकली जो पोषाहार स्तर है, जो जीवन स्तर है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो 46 कहता है कि पोषाहार स्तर, 46 कहता है पोषाहार स्तर, ध्यान देंगे। 46 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, यानी प्लस हम लोग कह सकते हैं जीवन स्तर, ठीक है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना, साथ ही साथ इसके बारे में क्या बोलता है कि जो लोक स्वास्थ्य है उनमें सुधार करना, ठीक है, प्लस लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी घोषित करना है, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना को याद करिए, आयुष्मान कार्ड, देखिए यहीं पे क्वेश्चन बता दूं कि आयुष्मान योजना के तहत या कुछ समथिंग, आप एक बार ये चीज देख लिया पेपर में, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान योजना के तहत और सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड किसने बांटे हैं, ठीक है। देखिए हो सकता है थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ कि आयुष्मान की जगह पे कोई और स्वास्थ्य भी योजना है, बस मैं आपको ये बताना चाहूँ कि स्वास्थ्य से रिलेटेड वो योजना है और वहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड उस योजना के लिए यूपी ने बांटा है, ठीक है, यूपी ने। तो पेपर में आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा तो ऐसा कि सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड किसने दिया है, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड योजना अगर रहेगी तो आप लोग उत्तर प्रदेश को टिक करिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बस ये फॉरवर्ड कर रहा हूं कि वो आयुष्मान भारत ही था या कोई और था, ठीक। लेकिन ये मैं कंफर्म हूं कि जो स्वर्ण कार्ड बांटा गया है उसके तहत, ठीक है, स्वर्ण कार्ड ये नहीं कि योगी जी सबको सोने की कार्ड बांटे हैं, ठीक है। बेसिकली जो पेपर जो कार्ड बांटा गया है वो गोल्डन कलर का है, ठीक है, मतलब गोल्डन होगा बेसिकली, ये ऐसा नहीं कि गोल्डन कार्ड देती है, ठीक। तो सब लोग बेच के अपना पोषण स्तर अच्छा कर, जो स्वास्थ्य स्तर है उसको अच्छा कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यूपी में ऐसा इतना सोना नहीं कि सबको गोल्डन कार्ड दिया जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये मैं बेसिकली यहाँ पे एक फैक्चुअली क्वेश्चन आपको बता रहा था, इस चीज को ध्यान देंगे। आगे कह रहा कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे प्रॉपर, में सुधार करना, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, में सुधार करना, में सुधार करना। अब हम लोग आएंगे आर्टिकल 48 पे, आर्टिकल 48 देखेंगे, आर्टिकल 48 देखते हैं, ध्यान देंगे आर्टिकल 48 क्या कह रहा है। आर्टिकल 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है, ध्यान देंगे आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है, कृषि एवं पशुपालन संगठन, कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 48A को हम लोग देख लेते हैं, आर्टिकल 48A को देख लीजिए, 48A को देखिए।
आर्टिकल 48A क्या कहता है? आर्टिकल 48A, ध्यान देंगे पेपर में क्वेश्चन कितनी बार ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग है ऐसा या प्रावधान है इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित है? तो ध्यान देंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित प्रावधान डीपीएसपी में भी किए गए और कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण, उसका संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। यह राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पर्यावरण का संरक्षण, ध्यान देंगे पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, संरक्षण प्लस वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, यानी हम सीधे लिख लेते हैं हम लोग कि जैव विविधता लिख लेते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। हालांकि जैव विविधता कीवर्ड्स उसमें नहीं लिखा गया, इस चीज को ध्यान देंगे। मैं जैव विविधता लिखे, तो इससे पता क्या पता चल गया कि भैया वन्य जीवों की रक्षा करेंगे तो ही तो जैव विविधता सेफ रहेगी अपनी। तो पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता, ये मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूं। बेसिकली आप ध्यान दीजिएगा कि डीपीएसपी का कोई भी ऐसा प्रावधान आएगा जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड होगा, उसको आप 48(1) से मिलाएंगे। और 48 किससे? कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। जैव विविधता वर्ड अगर याद रहेगा तो देखिए पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन अगर आप लोग बेसिकली मैनेज कर लेंगे तो वो भी जैव विविधता से ही रिलेटेड है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि इनमें से कोई एक याद रहेगा। अगर 48 आपको याद रहा कृषि एवं पशुपालन, इससे आप लोग अगला दिमाग में लगा रहे हैं कि 48A है क्या? पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी अगर आपको याद रहेगा तो लिंक करा लेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो कि आर्टिकल क्या होगा हम लोग का, अगला हम लोग का आर्टिकल होगा आर्टिकल 49। ध्यान देंगे अगला आर्टिकल हमारा है आर्टिकल 49। और आर्टिकल 49 इस वक्त ध्यान देंगे दोस्तों, आर्टिकल 49 काफी चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि आर्टिकल 49 कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, जो स्थान है, जो वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण करना। ध्यान देंगे इसमें राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भैया जो राष्ट्रीय महत्व के स्थापत्य हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्थापत्य हैं, मैं सीधा स्थापत्य वर्ड बोल रहा हूं, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्थापत्य, यानी स्थापत्य नहीं लिखा गया है, इस चीज को ध्यान देंगे, कहीं स्थापत्य नहीं लिखा गया है। मैं बस समझाने के लिए शॉर्ट भी लिख दूं स्थापत्य, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व की जो स्थापत्य। मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग को ये देना है तो प्रिंट कराने में टाइम लगेगा इसको, ठीक है, इसको मैं काट दिया। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय महत्व के जो स्थापत्य। ध्यान देंगे दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्थापत्य से मेरा मतलब क्या है कि जो स्मारक हैं, जो प्लेसेस है, जो स्थान है, जो वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। इनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है, इनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है, इनके संरक्षण का प्रावधान है, इनके संरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो हम लोग का है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 भी अपना वेरी इंपॉर्टेंट है और कभी ना तो कहीं ये दाएं बाएं चर्चा में रहता ही रहता है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पृथक्करण किया गया है, का प्रावधान है, तो किया नहीं गया प्रावधान है न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका, इस चीज को ध्यान देंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, ये बेसिकली हो गया। अब ध्यान देंगे तो ये आपका आर्टिकल 50 हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं लिख दे रहा हूं, चलिए अब चूंकि खत्म ही हो गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका 48 भी है, ठीक है, 47 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे, ठीक। और आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 44 हमेशा चर्चा में रहता है, ये सबको पता रहता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहे ना रहे, समान आचार संहिता आप लोग को याद जरूर रहनी चाहिए, इस चीज को ध्यान देंगे, समान आचार संहिता आप लोग को याद रहनी ही चाहिए, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कम से कम जितना इंपॉर्टेंट लिखा गया इतनी आपको याद कम से कम रहना चाहिए। 51 क्या कहता है हम लोग इस पे देख लेंगे। 51 कहता है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति से रिलेटेड है, ठीक है। भारत को देखेंगे कि लीड भी भारत कर रही है। अभी देखेंगे कि यूएनएससी की अस्थायी मेंबरशिप जो दी गई है उसमें 3 ऐसी कमिटीज है जिनकी मेंबरशिप दी गई है, जिसकी अध्यक्षता दी गई है भारत को। उनमें एक तालिबान है, ठीक है, उसमें एक तालिबान से रिलेटेड जो कमेटी है उसकी भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो भारत को यह माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को स्थापित करने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि ध्यान देंगे अभी तक कोई भी ऐसा भारत का पड़ोसी देश नहीं रहा है जहां पे भारत ने युद्ध थोपा हो, कभी नहीं, ठीक है। युद्ध हुआ है तो भले उसका जवाब दिया है, ठीक। रिसेंट में अगर हम लोग चाइना के साथ अपना ही देख ले तो जब हमारे पे वार उन लोगों ने किया तब जाके हमारे सैनिकों ने किया, ठीक है। तो भारत की मतलब प्रिंसिपल्स रही, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का और रहा है इतिहास गवाह इसका कि कभी पहले युद्ध नहीं थोपे हैं, लेकिन युद्ध हुआ तो जवाब दिए हैं।
तो हमेशा यही कारण है ना कि कुछ भी हो, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत को जो दी जाती है वो हमेशा से वो निभाते आया हुआ है। और यही एक बहुत बेहतरीन बात भी है, देखेंगे कि जो है कि परमाणु अप्रसार संधि से भारत सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, ठीक है, वहां पे हस्ताक्षर करता देश नहीं है भारत, लेकिन जितने भी उसके रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करता है। यही रीजन है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी हम लोग को शायद यूरेनियम या समथिंग कुछ देने का प्रावधान, मतलब पहली बार ऐसा प्रावधान किया था। मतलब अब तक ऑस्ट्रेलिया ऐसा कभी नहीं किसी देश के साथ की थी, और 2 साल पहले की वो न्यूज़ थी, भारत के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट की थी, ठीक। तो ये भारत की जो हम लोग कह सकते हैं कि जो भारत की प्रिंसिपल्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस जगह पे लेके आए। ऐसा नहीं कि अब किसी गवर्नमेंट को इसमें तवज्जो देना चाहिए, पिछले 70 साल से जो हम लोगों ने नीतियों का पालन किया है उस नीतियों की एजेंसी हम लोगों ने बांग्लादेश अलग किया पाकिस्तान से काट के, लेकिन उसको भारत में नहीं मिला है भैया, वो उनका था, उनका हक दिला के छोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अभी कोविड के ड्यूरेशन में ही देखिए, वैक्सीन मैत्री ETC जितना भी हो सकता है हम लोगों ने उतना काम किया है। मतलब चाहे वैक्सीन पॉलिसीज हो, हमारे यहाँ लोगों को अभी लगनी बची हुई थी लेकिन हम लोगों ने पूरी डिलीवरी की है, ठीक है। आसियान राहत फंड में हम लोगों ने पैसे पूरा दिए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत की वो एक प्रिंसिपल ही रही है ऐसा काम करने की, ठीक है। अब हम लोग यहां से आएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज पे, मौलिक कर्तव्य पे, मौलिक, अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। मौलिक कर्तव्य देखेंगे। अब देखिए जो हम लोग मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो हम सबको पता है कि संविधान के भाग 4 क में इसका प्रावधान है। पहली बात, भाग 4 क में प्रावधान है, ठीक, भाग 4 क में इसका प्रावधान है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, ध्यान देंगे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था, और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और किस कमेटी की सिफारिश के आधार पे, किस कमेटी की सिफारिश के आधार पे, तो उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ध्यान देंगे उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति का सुझाव था ये, स्वर्ण सिंह समिति का सुझाव था। अब हमारी बात अगली आती है कि भैया जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोगों ने लिया है ये किससे लिया है, तो हम लोगों ने ये USSR, ठीक है, क्योंकि USSR में क्यों बोल रहा हूँ, रसिया नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि रसिया तो बन गई है आपकी 90 के करीब है, जब शीत युद्ध खत्म हो गया है। तो ये जो कि 1976 में अडॉप्ट किया गया है उस वक्त USSR था, सोवियत संघ था, इस चीज को ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ था। अब हमारे पास एक चीज ध्यान देंगे, मैं शॉर्ट्स में जाऊंगा, जब हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, तब हमारे पास कुल 10 मौलिक अधिकार थे, कुल 10 मौलिक अधिकार थे, कुल 10 मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे। अब यही देखिए कभी आपको यहीं से मैं मेंस का एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, कभी भी मेंस में आपको आ जाए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी पीछे कौन है। आप देखेंगे हम लोग पिछली बार हम लोगों ने क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज की तीसरी पॉलिसी लेके आए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लोगों ने, जो हम लोग की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, वो हम लोग तीसरी बार लेके आए मोदी जी। मतलब अब तक जब तक हम लोग आजाद हुए तब से तीसरी पॉलिसी थी शायद। अब मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, पिछली बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया भी था, 28 या 30 साल बाद हम लोगों ने ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसको लागू किया। 30 साल से हम लोगों ने अपने एजुकेशन पॉलिसी को चेंज तक नहीं किया, जबकि डिमांड चेंज हो गई है। आप सोचिए ना, 1990 में हम लोगों ने क्या किया है, 1990 से हम लोगों ने एलपीजी सुधार किया। एलपीजी सुधार के बाद से तुरंत डिमांड बदल गई है। डिमांड बदल जाने के कारण क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट में खूब तेज बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जैसी स्किल चाहिए थी वैसी स्किल मिल नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। शिक्षित बेरोजगारों की दर में भी वृद्धि होगी। तो सोचिए यहां पे एजुकेशन की क्या हाल है कि 30 साल, लगभग 30 साल बीत गए और हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को आने में इतना देर मेरा मानना है किसी भी कंट्री में नहीं होता है। 30 साल में चैलेंज बदल जाता है, इस चीज को समझना होगा। चैलेंज बदलेगा तो डिमांड बदलेगी, डिमांड बदलेगा तो जाहिर सी बात है, आपकी सीधी सी बात है कि भैया आपको चेंजिंग अपने कुछ न तो कुछ एजुकेशन सिस्टम में लेके आना ही होगा। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए कि मौलिक कर्तव्यों में हम लोगों ने एजुकेशन को शामिल ही नहीं किया था। ध्यान देंगे, मौलिक कर्तव्य जो हमारा मौलिक कर्तव्य था उसमें हम लोगों ने एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रावधान ही नहीं किया था। हम लोग को नींद कब खुलती है, 2002 में। ध्यान देंगे नींद हमारी कब खुलती है, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हम लोग ने क्या करते हैं, 11वां, ध्यान देंगे 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ेंगे, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ेंगे, 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ेंगे। तो यानी 11वां फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग जोड़ रहे हैं 2002 में।
1976 में इसको लेके आए, ध्यान देना 1976 में हमारा दिमाग ने काम किया कि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रावधान होने चाहिए। हमारा दिमाग कब किया? 2002 में, यानी लगभग 76 में 6 जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा। लगभग 26 साल बाद दिमाग में आता है कि भैया एजुकेशन से रिलेटेड भी एक फंडामेंटल ड्यूटी बनानी चाहिए। और हमारे मतलब जो भी नेतागण थे या जो भी हम लोग कह सकते हैं उस वक्त योजना आयोग रही है, जो भी हो, उनको 2002 में समझ में आता है कि भैया प्रावधान बनाओ कि जो 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चे हैं, हालांकि ध्यान देंगे ऊपर डीपीएसपी में प्रावधान है, आर्टिकल 45 देखिए आप लोग कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था और बाल्यावस्था से संबंधित है, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में शामिल नहीं था। तो जो योजना आयोग है या जो हम लोग कहते हैं जो हमारे नेतागण हैं, उनको 2002 में समझ में आता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनको जिम्मेदारी किसकी दी गई? जो माता पिता जो उनके संरक्षक हैं उनको एक जिम्मेदारी दी गई, उनका कर्तव्य बनाया गया कि भैया अपने बालक या बालिका जो भी हो उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। यानी जो हमारा 11वां और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया वो यही जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन को, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई, व्यवस्था नहीं की गई, जिम्मेदारी किसको दी गई? माता पिता या संरक्षक को दी गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान देंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं, अब बात आती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज 10 क्या फिर से जैसे डीपीएसपी की तरह लिख लें, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को मैं लिखूंगा नहीं, पहली बात बता दो, टाइम लगेगा। मैं एक बार बोल देता हूं, एक चीज बस ध्यान दीजिएगा आप लोग, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, ठीक है, एफडीएस जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको ऑर्डर से एक बार याद कर लीजिएगा, ऑर्डर से। कभी भी ये भी दे सकता है कि इनको क्रमानुसार अरेंज करिए। तो जो पहली फंडामेंटल ड्यूटीज अपनी है, ध्यान देंगे 51, यहाँ पे मैं आर्टिकल भी अगर लिख दूं तो 51A में आर्टिकल 41A यहाँ पे मैं लिखा हूँ, क्या कहना चाह, आर्टिकल नहीं लिखा हूँ। तो फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 51A में चर्चा की गई है। अब इसमें पहले तो कुल 10 थे, तो जो पहला था, ठीक है, जो पहला था वो क्या था? तो पहले में बोला गया था कि संविधान का पालन करें, क्योंकि भैया अभी सर्वे सर्वा संविधान है, संविधान का पालन करो और जो उसके आदर्श है, जो राष्ट्रध्वज है, जो राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करो। तो संविधान के पालन की बात बोली गई है, संविधान के पालन की बात बोली गई है, ध्यान देंगे। बोला गया कि जो राष्ट्रध्वज है, जो राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करने की बात बोली गई है। राष्ट्रध्वज की बात और राष्ट्रगान की बात, ध्यान देंगे, राष्ट्रगान की बात, इस चीज को ध्यान रखना है, इसका आदर करें, ये शामिल है। सेकंड हम लोग देखेंगे, सेकंड क्या था? जो दूसरा था वो क्या था कि भैया हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन लड़े, राष्ट्रीय आंदोलन लड़े, और जो उनके आदर्श थे, राष्ट्रीय आंदोलन के ड्यूरेशन में जो हमारे आदर्श थे, उन आदर्शों को हृदय में समझाए, ठीक है, क्योंकि देखेंगे उनके आदर्शों के कई सारे प्रावधान तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी किए गए हैं, ठीक है। पंथ निरपेक्षता, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के ही आदर्श थे, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है। एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रावधान देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारे ऐसे नेता करते हैं जो एजुकेशन से, डी करवे ने पहला विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो कई सारे प्रावधान किए गए। राष्ट्रीय आंदोलन के ड्यूरेशन में देखेंगे कि जो सती प्रथा हालांकि पहले ही खत्म कर दी थी, मतलब जितनी भी बुराइयां थी, चाहे वो हम देखेंगे बाल विवाह हो, एजुकेशन में ना शामिल करना बच्चियों का, ठीक है, इन सारे से रिलेटेड प्रावधान मतलब आदर्श हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से ही आए हुए हैं, ठीक। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे देखेंगे कि गांधीयन मूवमेंट्स में क्या होता है कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन में वृद्धि होती है। आप कोई गांधीयन मूवमेंट उठा के देखिए, असहयोग, सविनय अवज्ञा, कुछ भी उठा के देखिए, सारे में महिलाओं की आप लोग देखेंगे पार्टिसिपेशन बढ़ी है, महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। तो राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़े, ये कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन थे उसके प्रिंसिपल्स में शामिल है। जबकि आज हम लोग देखेंगे तो हमारे पास वोटिंग जो लीडरशिप है, हमारी वुमेन लीडरशिप है, वो देखो बहुत ही कम है, ठीक। तो दूसरा तो ये था कि जो स्वतंत्रता संघर्ष के हमारे जो आदर्श थे उनको शामिल करें। तीसरी क्या थी? तीसरी फिर क्या है कि जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। तो तीसरी है कि भैया जो भारत की संप्रभुता है, इसकी जो एकता है और जो इसकी अखंडता है, इसकी रक्षा की बात बोली गई है, अखंडता की रक्षा की बात बोली गई है। ये तीसरा है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इस चीज को ध्यान देंगे। चौथी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, चौथी जो है ऑर्डर से, बेसिकली इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। चौथी ये है कि भैया देश की रक्षा करें। और जब भी आपको लगे कि देश आह्वान करा, मोदी जी बोले कि भैया अब समय है कि राष्ट्र की सेवा के लिए आए, यानी कभी युद्ध वगैरह की स्थिति आ गई और सैनिक कम पड़ गए, तो जरूरत पड़े जब आह्वान किया जाए तो आप सेवा देना, ये आपका कर्तव्य बोला गया है, ठीक है। तो चौथा ये हो गया कि भैया देश की रक्षा करना, ठीक है, देश की रक्षा करना, ध्यान देंगे।
ठीक है, रक्षा करना मैं देखता हूं देश की रक्षा करना। पांचवा हम लोग आएंगे, जो पांचवा क्या था, तो पांचवा सीधे से है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण हो। ध्यान देंगे, समरसता एवं समान भातृत्व की भावना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इसको, अब मैं समझा भी रहा हूं। समरसता एवं प्लस समान भातृत्व की भावना, समान भातृत्व की भावना, समान भातृत्व की भावना, यह पांचवा था, इस चीज को ध्यान देंगे, समरसता एवं समान भातृत्व की भावना। अब ध्यान देंगे, जितने भी मॉब लिंचिंग की केसेस हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी रिलीजियस टकराहट हो जा रही है, ध्यान देंगे, ये सब किस पे चोट कर रहा है, ये सब जो फंडामेंटल ड्यूटीज फिफ्थ है उस पर चोट कर रहा है। यानी सीधी सी बात है कि लोग अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं जानते हैं। फंडामेंटल राइट्स को तो चर्चा कर लेंगे, भैया हमारा अधिकार हमको ये चाहिए, लेकिन उनकी कर्तव्य क्या उनको नहीं पता है। तो सीधी सी बात है कि समरसता और समान भातृत्व की भावना का विकास करना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये अपना फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्योंकि अगर हम लोग इसको डेवलप कर दिए तो क्षेत्रवाद की समस्या कम हो जाएगी, जातिवाद की समस्या कम हो जाएगी, धर्मवाद की समस्या कम हो जाएगी, और यही भारत के साथ वर्तमान में बड़ी चैलेंज है। इस चीज को ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे 6 नंबर क्वेश्चन पे, जो छठवां प्रावधान है, जो छठवां इसका क्रम है उसको देखेंगे। छठवां क्रम कहता है कि भैया हमारी सामाजिक संस्कृति भी तो है, उसकी परंपरा का महत्व, ठीक है, और उसको परिरक्षण करना, ठीक। तो यानी जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, मैं लिख दे रहा हूं, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, इस चीज को ध्यान देंगे, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, इस चीज को, ठीक है, ध्यान देंगे। जैसे देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी हमारी कुछ ऐसी प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल रख लें दिवाली, दशहरा, ईटीसी में, तो कुछ ना तो कुछ ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल माघ मेला ले लें हम लोग, फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा है माघ मेला ले लें। देखिए माघ मेले के आयोजन को पूरी जिम्मेदारी कौन ले लेती है, यूपी गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करे, जो हमारी सामाजिक संस्कृति है उसकी, या हमारी कहने की जो गौरवशाली परंपरा है, जैसे लोग देखेंगे कि हज सब्सिडी दिया जाता है, ठीक, तो बेसिकली वो इन्हीं सब का हिस्सा है, ठीक। हालांकि ध्यान देंगे फंडामेंटल ड्यूटीज नागरिकों के लिए, इस चीज को ध्यान देना है। 7th नंबर पॉइंट पे हम लोग आएंगे, 7th नंबर पॉइंट पे आएंगे। तो 7th नंबर पॉइंट भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, 7th नंबर पॉइंट भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अब आइए, यहां भी हम लोगों ने देख लिया कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, और ऊपर हम लोगों ने देखे हैं 48A हम लोग देखे हैं, 48A भी क्या है, पर्यावरण संरक्षण की बात बोलता है। यानी डीपीएसपी में भी पर्यावरण संरक्षण शामिल है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पर्यावरण संरक्षण शामिल है। और ये कहती है वन, झील, नदी, वन्यजीव, इन सबकी रक्षा करना होगा, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण संरक्षण याद रखेंगे। 8th नंबर की बात आती है। 8वीं क्या है, 8वीं वेरी इंपॉर्टेंट है। 8वां क्या कहता है, लास्ट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां जो है, जिसे हम लोग यहां से खासतौर पर 7th ले, तो 7th याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। 8वां याद रखिए कि यह कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 8वां कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ध्यान देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ध्यान देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन, इससे रिलेटेड प्रावधान करता है, ज्ञानार्जन से, ठीक है। यानी जो हमारा 8 फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, मानववाद की भावना का विकास करना, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है और 8th नंबर पे है। अब हम लोग आते हैं अपने 9th नंबर पे। 9th नंबर पे देखेंगे, अभी जितने भी हम लोग देखेंगे छुटफुट आंदोलन से, जाट आंदोलन देख लेंगे, अभी कृषक आंदोलन होगा, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, सार्वजनिक संपत्ति को खूब नुकसान किया गया, हिंसा खूब किया गया, ठीक है। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है, आप कुछ भी करिए, गवर्नमेंट से प्रतिरोध करिए, कुछ भी करिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति किसकी है, आपकी और हमारी है भैया, हमारी टैक्स के ही तो पैसे उसमें हैं, हमारी टैक्स के ही पैसे हैं। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना, रखना, हिंसा से दूर रहना, क्योंकि हिंसा होगा तो तुरंत क्या होता है कि भैया गवर्नमेंट से अगर किसी का टकराहट हो गया तो तुरंत होता कि भैया चलो तोड़ो, ठीक है, लगता है कि वो जिसकी गवर्नमेंट है उसकी है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपका 9th। 10th जो है, जहां तक हमारे और 1976 में सोचा गया था, तो 10वां क्या है, तो 10वां यह है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ध्यान देंगे, 10वीं फंडामेंटल ड्यूटी है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करें, ठीक है।
उत्कर्ष का प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक, यानी हम लोग सीधा इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों, ठीक है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों, ठीक है, सामूहिक गतिविधियों, आइए लिखते हैं इसको, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों। ध्यान देंगे कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करना, क्योंकि जब आप व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करेंगे तो नो डाउट कि राष्ट्र तभी नई ऊंचाइयों को छुएगा। ठीक है, यानी आप जाहिर सी बात है कि सामूहिक गतिविधियों में क्या गया कि भैया खेल वगैरह में भी आप ठीक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो देन जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अभी ले लीजिए राष्ट्रीय ओलंपिक को, ठीक है, तो मेरा कुल मिलाकर ये कहने मिला था कि ये 10 याद रखिए। इन 10 में बेसिकली आपको ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर ऐसे याद रखिए कि भैया पहले में क्या है कि संविधान को सर्वोच्च है, तो पहले नंबर पे संविधान है। उसके बाद से बोला कि भैया राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रिंसिपल्स है उनको समझो, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को बचाए रखो, देश की सुरक्षा करो। टॉप 4 ऊपर याद रखिए, ऊपर का 4 और नीचे का 4 याद कर लीजिए। ऊपर के 4 में क्या हुआ, ऊपर में पहले हो गया आपका संविधान का पालन करें, ठीक है, उसी में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान भी सम्मिलित है, याद रखिएगा। दूसरे में क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन की जो तत्व है, उच्च आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में संभाले रखो। ठीक, दूसरा ये था। तीसरा उसके बाद क्या है कि देश की रक्षा करें, यानी कभी भी डिस्प्यूट होता है, कभी भी लड़ाई होती है, तो अगर गवर्नमेंट आह्वान करती है तो आपको जाना होगा। ठीक, ये आपका ड्यूटीज है। ठीक, आगे क्या है कि देश की रक्षा करें। ठीक है, नहीं, तीसरा क्या था, तीसरा संप्रभुता एवं एकता। ध्यान देंगे तीसरा क्या है, तीसरा आपका है संप्रभुता एवं एकता अखंडता की रक्षा करना, और चौथा है रक्षा करना। रक्षा करना किसकी, देश की रक्षा करना। ठीक, तो ये 4 ऊपर से याद कर लीजिए और नीचे का 4 याद कर लीजिए। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आप कब करेंगे, जब आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा। ठीक, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो आप सार्वजनिक संपत्ति भी सुरक्षित करेंगे, और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके पास हुआ, मानववाद हुआ, ज्ञानार्जन हुआ, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो राज्य है, जो अपना देश है, वो नई ऊंचाइयों को छुए। ठीक, और 11 तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो ऊपर का 4 याद कर लीजिए और नीचे का 4 याद कर लीजिए। अरेंज करने के लिए यहां से क्वेश्चन आएगा, इस चीज को ध्यान रखिए। 2 ही तरह से क्वेश्चन आ पाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इस तरह से आएगा, या दूसरा इसको अरेंज करिए। ठीक है, इसको अरेंज करिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग यहां से आएंगे, आज हम लोग एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे, और वो होगा संघीय कार्यपालिका। ठीक है, संघीय कार्यपालिका आधे घंटे लगेंगे, और यहां से कम 2 क्वेश्चन पक्का है, कम से कम 2 क्वेश्चन संघीय कार्यपालिका। मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्ट में। संघीय कार्यपालिका, तो हम लोग को पता है दोस्तों कि सीधी सी बात अगर हम लोग बोले तो हम लोग यहां जानेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक, भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। पहली बात अपने दिमाग रखिए कि भाग 5 में इसका वर्णन है। ठीक, और आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इसका वर्णन है। 52 से लेके 78 तक इसका वर्णन है। ठीक, इसमें बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, जो विधायिका उसको देख लेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, ये सारी चीज हम लोग आज इसी में खत्म कर लेंगे। इस चीज को ध्यान देंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पता भी था, क्योंकि बहुत बेसिक सा फैक्ट है। तो पहला फैक्ट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला फैक्ट हो गया कि राष्ट्रपति जो होता है वो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति क्या होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, इस चीज को ध्यान देंगे। एक तो ये फैक्ट है, आप लोग के दिमाग में रखना है। हालांकि ये अलग की बात है, ध्यान देंगे, ये अलग की बात है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का क्या होता है, नाम मात्र का ही प्रमुख होता है। बाकी हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड जो शक्तियां वगैरह वो भी देखेंगे हम लोग। अच्छा, जब हम लोग संघीय कार्यपालिका पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, और कोविंद जी इधर काफी आए भी हैं यूपी में, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए राष्ट्रपति देखते हैं, और राष्ट्रपति को देखेंगे। राष्ट्रपति हम लोग देखेंगे तो देखेंगे सबसे पहली बात तो यही कि भैया आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जरूर देख लेंगे, अनुच्छेद 52। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। अनुच्छेद 52 ही कहता है कि भैया भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो भारत का एक जब राष्ट्रपति होगा, और वही क्या है, देश का प्रथम नागरिक है। ध्यान देंगे, इस वक्त रामनाथ कोविंद जी क्या है, देश के प्रथम नागरिक है। इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका पड़ जाता है अनुच्छेद
अनुच्छेद 53(1) ये इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अनुच्छेद 53(1) क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ध्यान देखिए, मैं आपको लिख देता हूं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह बात बोलता है आर्टिकल 53(1) कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। यह आपका आर्टिकल 53(1) है। ठीक है, आर्टिकल 53(1) है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 53(1) आपको हो गया। अच्छा, हम लोग आगे ध्यान देंगे दोस्तों। तो आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, उसकी जो पदावधि है, शपथ, ठीक है, हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। बेसिकली मैं पहले ये लिख लेता हूँ, राष्ट्रपति से रिलेटेड हम लोग किन किन चीज़ों पे पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ये चीज़ मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, चार्ट के माध्यम से आप लोग समझ लेंगे कि फैक्ट, देखिए पेपर फैक्चुअली है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है। हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पूरे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, इसको देख लेंगे, राष्ट्रपति की योग्यताएं को देख लेंगे। फिर हम देख लेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेंगे, फैक्चुअली एकदम देखेंगे, जैसा यूपीपीसीएस पूछती हो, ध्यान देंगे, जैसा यूपीपीसीएस पूछती हो, निर्वाचन देख लेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, निर्वाचन के बाद से हम लोग इनका पदावधि देख लेंगे। ठीक है, पदावधि देख लेंगे। पदावधि के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनका जो शपथ और वेतन है वो एक में देख लेंगे। ठीक, शपथ और वेतन एक में देख लेंगे, शपथ और वेतन देख लेंगे, शपथ और वेतन देख लेंगे। शपथ और वेतन के साथ हम लोग इनका एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक महाभियोग, इसके बाद हम लोग थोड़ा शक्तियों पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी इन पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले 15 मिनट तक। ठीक है, महाभियोग अगले 15 मिनट तक हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अच्छा, शॉर्ट में चर्चा करेंगे, प्रीलिम्स के नजरिए से चर्चा करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, तो पहली आती है योग्यताएं। आइए हम लोग योग्यताओं को देखते हैं। ठीक है, योग्यताओं को देखते हैं। योग्यताओं में देखेंगे दोस्तों, तो जो अनुच्छेद 58 है, ठीक है, जो आर्टिकल 58 है, इसी में योग्यताओं पे चर्चा की गई है। आर्टिकल 58 में ही योग्यताओं पे चर्चा है। और इसमें क्या है कि भैया वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये सबको पता है, यानी कोई पाकिस्तान से आके भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। एज फिक्स किया गया है 35 ईयर, 25 वर्ष। ये आयु वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां आपको फंसा सकता है। ठीक, क्योंकि बोला गया है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसकी योग्यता हो। ध्यान देंगे, बोला गया है कि एक अगला जो इसकी योग्यता लिखी गई है वो ये लिखी गई है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। और इसी वजह से आप 35 सोच नहीं पाएंगे। ध्यान देंगे, इसी वजह से 35 सोच नहीं पाएंगे। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति की जो आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। आप में से जो लोग 35 ईयर पार कर चुके होंगे वो राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अच्छा, चुनाव के समय कोई लाभ का पद ये धारण ना करता रहो, तो ये लगभग सबके में है। ठीक है, लगभग सबके में है कि लाभ का पद धारण ना करता हो। अच्छा, अब बात आती है कि लाभ का पद कौन सा नहीं। पेपर में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन लाभ का पद नहीं है। देखिए, समय के साथ लाभ का पद तो खैर ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। ठीक, इस चीज को ध्यान देंगे। और लाभ का पद पूरी तरह से डिफाइन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है। क्योंकि अभी देखेंगे दिल्ली में पिछली वर्ष का होता है कि डिस्प्यूट हुआ था, जिसमें से एक बहुत बड़ी संख्या विधायकों की जो आम आदमी पार्टी की थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो उनकी सदस्यता नष्ट कर दी जाएगी। हालांकि ठीक है, फाइनली ऐसा नहीं हुआ। ठीक, तो लाभ का पद यही है कि चूंकि बहुत ज़्यादा डिफाइन है नहीं, तो इसी के लिए चैलेंज आ जाता है। तो लाभ के पद में ध्यान देंगे दोस्तों कि जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्य के राज्यपाल हैं, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, इन लोग लाभ का पद इसको नहीं माना जाता है। यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो उपराष्ट्रपति हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, इन लोग के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। इस चीज को बेसिक्स अपने दिमाग में रखेंगे। तो योग्यताओं में ये 3 चीज याद रखेंगे। आर्टिकल 58 याद रखें ना रखें चलेगा, लेकिन 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, यही 2 आप फंसेंगे। ठीक, आगे हम लोग आएंगे निर्वाचन पे, निर्वाचन पे आएंगे। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, निर्वाचन। निर्वाचन को हम लोग अगली पेन से देखेंगे। निर्वाचन देखते हैं।
निर्वाचन हम लोग देखेंगे अब। तो जाहिर सी बात है भैया, निर्वाचन जो इसका होता है आर्टिकल 54 के तहत एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है। इसका निर्वाचन क्या है? निर्वाचन मंडल एक तैयार किया जाता है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब बात आती है भैया कि जो निर्वाचन मंडल है इसमें किसके किसके सदस्य होते हैं। अगली पॉइंट तो यही आती है कि निर्वाचन मंडल में किसके किसके सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ध्यान देंगे, लोकसभा, राज्यसभा, ध्यान देंगे, लोकसभा, राज्यसभा, और जो राज्य विधान परिषदें हैं, ठीक है, तो राज्य विधान, सॉरी परिषदें नहीं, राज्य विधानसभा, ध्यान देंगे, परिषद में बोल दिया हूँ, राज्य विधानसभा, ठीक है। तो जो राज्य विधानसभा है, यानी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे विधानसभा लिख देते हैं, राज्य विधानसभा, ठीक है, जो राज्य विधानसभा है, ठीक, राज्य विधानसभा। हालांकि ध्यान देंगे राज्य विधानसभा के इन सबके निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं, निर्वाचित सदस्य। इस कीवर्ड को याद रखेंगे, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और जो राज्य विधानसभा है, ध्यान देंगे, उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं इसमें। अगला ध्यान देंगे, एक 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 70 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य थे उनको भी शामिल कर दिया गया। यानी दिल्ली और पुदुचेरी, इन दोनों को भी क्या किया गया, इसके निर्वाचित सदस्य के रूप में शामिल कर दिया गया। तो 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यह प्रावधान किया गया। आप लोग समझ होंगे 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसकी जो निर्वाचन मंडल था उसमें विस्तार किया गया, यानी अब दिल्ली और पुदुचेरी भी शामिल है। अच्छा, इसके पहले ध्यान देंगे, क्योंकि JNK शामिल होता था, जम्मू कश्मीर जब तक 370 नहीं हटा था, जब तक वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तब तक तो उसके निर्वाचित सदस्य क्या होते थे, शामिल होते थे। हालांकि अभी वो क्या है, अभी वो हो गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो अभी शामिल बेसिकली नहीं हो गया, तब से चुनाव हुआ भी नहीं। हाँ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया गया तो वो एक अलग की बात होगी। अच्छा, ध्यान देंगे, अब निर्वाचन मंडल के सदस्य तो तैयार हो गए, पता चल गया भैया कौन कौन शामिल होंगे, लोकसभा के सदस्य होंगे, राज्यसभा के सदस्य होंगे, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे। साथ ही साथ जो 17वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कहता है दिल्ली और पुडुचेरी भी होगा, ठीक। अब इसी में ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था के अनुसार क्या आता है। ध्यान देंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, यहां पर ध्यान देना है, कीवर्ड्स यहां पर ध्यान देंगे, ये कीवर्ड्स याद रखना जरूरी है। ध्यान देंगे कि जो आर्टिकल 55 के तहत कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक, ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, के अनुसार, यहाँ पे अच्छा शॉर्ट्स में क्या पूरा ही लिख देते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, ध्यान देंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है, और गुप्त मतदान द्वारा होता है, और गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। इस चीज को ध्यान देंगे कि कीवर्ड्स क्या है कि इसमें जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, पहली चीज ध्यान देंगे, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, ये 3 कीवर्ड्स इसके निर्वाचन से याद रखेगा, इसके अनुसार होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये हो गया। हालांकि ध्यान देंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार तय किए जाते हैं पार्टी के द्वारा, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, उम्मीदवार बनने के लिए, उम्मीदवारी के लिए, उम्मीदवारी मैं वर्ड लिख देता हूं, उम्मीदवारी, यहां पे ध्यान देंगे, कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही इसमें क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, अनुमोदक,
अनुमोदक होने चाहिए। आ जाइए, तो ये 50 प्रस्तावक हो गए और 50 अनुमोदक हो गए। बेसिकली ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर कोई चुनाव, निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो गया तो भैया सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट भागना होगा। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे जो उसकी पदावधि है, ठीक। बेसिकली हम लोगों ने बोला है पदावधि, तो पदावधि हमको पता है कि भैया मैं यहीं पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ पदावधि, बाकी चीज़ को नीचे समझ लेंगे। पदावधि पे आते हैं। पदावधि हम सबको पता है भाई 5 ईयर है, जैसे कोविंद जी का 4 साल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर चुनाव होगा। पदावधि कितना है? 5 वर्ष का है। हालांकि ये पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं, पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए किसको? राजेंद्र बाबू को, निर्वाचन के पात्र हैं। यानी ऐसा नहीं कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो फिर नहीं बन सकते हैं, जब जब मन करे तब तब बन सकते हैं, बस जीत जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया इनकी पदावधि, ठीक है, इनकी पदावधि है। अब हम लोग आएंगे शपथ और वेतन। यानी अब तक हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए? हम लोग योग्यता खत्म कर लिए, निर्वाचन खत्म कर लिए, पदावधि खत्म कर लिए, अब शपथ और वेतन आते हैं। आइए हम लोग लेते हैं शपथ और वेतन। शपथ और वेतन देखेंगे, शपथ और वेतन देखेंगे, शपथ और वेतन देखेंगे। आइए हम लोग देखेंगे शपथ और वेतन, ठीक। तो शपथ और वेतन को हम लोग देखते हैं। तो शपथ क्या है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सीधा लिखता हूं यहां पे, ठीक। शपथ में क्या है ध्यान देंगे। आर्टिकल 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर सपोज कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो गए तो, ठीक है, यही क्या करता कि शपथ दिलाएगा। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, ठीक है, सपोज कि ये क्या हो गया? अनुपस्थित हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश क्या है? अनुपस्थित है। अब इनका इंतजार नहीं किया जाएगा, इनका वैकल्पिक तैयार है। वैकल्पिक कौन है? जब अगर जो सर्वोच्च न्यायालय है इनके अगर जो मुख्य न्यायाधीश अगर वो अनुपस्थित है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये क्या करेंगे? ये फिर क्या करेंगे? शपथ दिलवाएंगे, पद की गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया शपथ। अब बात आती है भैया वेतन की। तो वेतन में अभी चेंजिंग करके इनकी कितनी कर दी गई है? 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए, ठीक, 5 लाख। ये तो बात होगी। अब ये बिहार वार पूछ सकता है, यूपी अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अब हम लोग लास्ट आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अभी जो हम लोग टॉपिक बोले थे 15 मिनट में खत्म करने के लिए, वो है महाभियोग। महाभियोग, ठीक है, महाभियोग। अब हम लोग देखेंगे महाभियोग। आइए हम लोग देखते हैं महाभियोग को। ये उम्मीद करते हैं, अच्छा ये बताइए आप लोग प्रॉपर कमेंट भी करते जाओ यार। देखो मतलब घंटी भर हो गया, मैं एकदम चिल्ला रहा हूं, तो आप लोग बताते भी चलिए कि चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आप लोग आइए महाभियोग पे, तो बताइए कि महाभियोग से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, महाभियोग। तो ध्यान देंगे यहां पे, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, रुकिए एक सेकंड बस रुकिए, मैं इसको नोट्स प्रॉपर आप लोग का अच्छे से तैयार कर देते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, मैं बस हमको 30 सेकंड का टाइम दीजिए, थोड़ी जो पेंसिल है वो डिस्चार्ज हो गई है, बस 30 सेकंड में चार्ज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए महाभियोग, तब तक हम लोग चर्चा करते रहेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। जो महाभियोग है, महाभियोग में आर्टिकल 61 पे बोला गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग चलाने का वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल 61 में है। हालांकि तुरंत अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 61(1), ठीक, क्लॉज 1, वो क्या कहता है कि वो कहता है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही, ध्यान देंगे, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी 61 जैसे ही कहता है कि महाभियोग का प्रावधान करता है तो उसका आधार भी अगला आर्टिकल तुरंत देता है कि आधार क्या होगा? तो आधार होगा संविधान का अतिक्रमण। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर क्या है कि महाभियोग चलाया जा सकता है।
अच्छा आप बताइए कि अब सपोज कि पार्लियामेंट डिसाइड की कि भैया हम महाभियोग चलाएंगे, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा, ठीक, यानी ये नहीं कि केवल लोकसभा, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा यानी लोकसभा या राज्यसभा जो भी हो, तो वहां पे राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि महाभियोग प्रस्ताव कहां लाया जाएगा, तो भैया महाभियोग प्रस्ताव आप राज्यसभा में भी ला सकते हो, आप लोकसभा में भी ला सकते हो, लेकिन कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि भैया तुम जिस भी सदन में लाओ, लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य है। पहली बात कि जब आप महाभियोग प्रस्ताव लेके आ रहे हो तो उस पे जिस सदन में आप लेके आ रहे हैं उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। पहली कंडीशन बोलता है 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। दूसरी बात क्या बोलता है कि कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। पहले हम लोग इतना समझ लेते हैं और इसको नोट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 महाभियोग से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? अनुच्छेद 61 में प्रावधान, अनुच्छेद 61 में प्रावधान है। आधार क्या है इसका? आधार क्या है? तो आधार है दोस्तों, ध्यान देंगे कि संविधान का अतिक्रमण। आधार क्या है? आधार है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण, ठीक है, संविधान का अतिक्रमण, इस चीज को ध्यान देंगे। संविधान का अतिक्रमण इसका क्या है? आधार है। अच्छा, बोला जाता है कि किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। किसी भी सदन में, ध्यान देंगे, मैं यहां पे थोड़ा सा बड़ा लिख सकूं इसलिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देंगे। अभी मैं इसको लिख दूंगा तो बड़ा कर दूंगा। किसी भी सदन में, ध्यान देंगे, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में प्रस्ताव, जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको लाया जा सकता है। दूसरा मैं बात बोलाऊंगा आपको, लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, ठीक है। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? COND ऊपर लिख लेते हैं या। कंडीशन क्या है? कंडीशन 2 है। जिस भी सदन में लाओगे उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए प्रस्ताव पे। उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, पहला कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को फोन करके सूचना नहीं देना है, लिखित सूचना देना है। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना है। 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना है, लिखित सूचना देना है। ये दूसरी बात हो गई। तो ये तो हो गया कंडीशन, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया कंडीशन। कंडीशन क्या हो गया? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात आते हैं कि सपोज कि भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग चला दिया गया और राष्ट्रपति हट गया, ठीक है, या किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। तो पद रिक्ति के केस में क्या है? ठीक है, पद रिक्ति के केस में क्या है? ध्यान देंगे दोस्तों, पद रिक्ति के केस में आपको 6 महीने के अंदर, ध्यान देंगे, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति चुनाव कराना होगा और इस पद को भरना होगा 6 महीने के अंदर। ध्यान देंगे 6 महीने के अंदर। अब बात है भाई 6 महीना कौन रहेगा? ये 6 महीना कौन रहेगा? क्या? राष्ट्रपति। तो कंडीशन एक ही है। पहली कंडीशन है कि भैया राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं है, भैया मतलब पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति उपस्थित जैसे नहीं हुआ, पद रिक्त होगा, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा? उपराष्ट्रपति, अब होता है उपराष्ट्रपति, जब तक राष्ट्रपति का कोई पद नहीं होता है, क्योंकि ये सभापति के, जो राज्यसभा का सभापति होता है उसके पद के अनुसार काम करता है, ठीक है। तो ये जो उपराष्ट्रपति है यही करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ कई कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अब नाम उनकी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे, अगर सपोज कोई ऐसा कंडीशन आ गया कि भैया ये जो कार्यवाहक जो उपराष्ट्रपति हैं ये भी नहीं है, सपोज ऐसी भी कंडीशन आई भी है, तो क्या होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसको राष्ट्रपति बनाया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस चीज को ध्यान देंगे, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इस चीज को बनाया जाएगा। अब ध्यान देंगे, सपोज अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी समय पे नहीं है, ठीक है, ये भी पद रिक्त है,
आइए, ये भी रिक्त है, तो क्या होगा? तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ध्यान देंगे, उच्चतम न्यायालय का तो उच्चतम न्यायालय का ध्यान देंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। फिर इसकी बारी आ जाएगी, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेगा। इस चीज को समझ गए? अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहां देखेंगे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गए, वीवी गिरी हो गए और बीडी जत्ती हो गए, ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखें, वीवी गिरी हो गए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गए, बीडी जत्ती हो गए, ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम किए हैं। हमारे यहाँ अब तक जो कोविंद जी हैं वो 13वें राष्ट्रपति हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल शायद उनका जन्मदिन भी था। 13वें राष्ट्रपति हैं कोविंद जी, रामनाथ कोविंद, ठीक है। कम से कम ऊपर के 4-5 राष्ट्रपतियों का ऑर्डर आप लोग याद कर लीजिए। जैसे पहले का सबको पता है राजेंद्र प्रसाद है, और राजेंद्र प्रसाद कंटिन्यूटी के साथ 2 बार रहे थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार निर्वाचित हुए थे, तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, ये सबको पता है। कक्षा 2 से ही हम लोग को पता है, ठीक है। इनकी स्टोरी भी आती है, एक कोई इंग्लिश में बोला भी जाता है, कुछ एग्जामिन करके कुछ, ठीक है। इंग्लिश से इसलिए बोलेंगे नहीं क्योंकि गलत बोला जाएगा, हमको पूरा विश्वास है, इसलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसमें बस यही था कि परीक्षक से बेहतर जो है परीक्षार्थी है, उसका हिंदी ये था, अंग्रेजी नहीं आती हमको, ठीक है। तो उसमें बेसिकली ये था कि बेसिकली ये कॉपी वॉपी देख के इंग्लिश अंदाज में बोले थे कि परीक्षक से बेहतर तो परीक्षार्थी है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के बाद से आते हैं राधाकृष्णन आगे चल के क्या होगा, राष्ट्रपति भी बनेंगे। सॉरी, पहले ये उपराष्ट्रपति थे। राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे, राधाकृष्णन। इस चीज को ध्यान देंगे, राधाकृष्णन। अब राधाकृष्णन के बाद बारी आती है जाकिर हुसैन की। तो पहला अल्पसंख्यक अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो जाकिर हुसैन हो गया। तो तीसरे जाकिर हुसैन हो गए और फिर कौन हो गया, वीवी गिरी हो गए। ठीक है, वीवी गिरी हो गया। हालांकि ठीक है, वीवी गिरी लिख देते हैं, गिरी रब छोटी होगा, ठीक है, वीवी गिरी हो गया, ठीक। अब इसके बाद से आप देख लीजिएगा, जैसे फखरुद्दीन अली अहमद इसके बाद से है, फिर नीलम संजीव रेड्डी की बात आती है। लास्ट 4 तो आपको फंसेगा नहीं, क्योंकि कलाम के बाद से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, फिर प्रणब मुखर्जी थे, भारत रत्न भी इनको दिया गया है, और अभी वर्तमान में कोविंद जी हैं, ठीक है। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम के पहले आप लोग दिमाग में रखेंगे KR नारायण थे, ठीक है। जैसे अब्दुल कलाम के नीचे आप लोग नहीं फंसेंगे, लेकिन KR नारायण अब्दुल कलाम के पहले थे, क्योंकि ये बेसिकली जो प्रिपरेशन का दौर है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि 2002 से इधर के ही लोग हैं, ठीक है, और भी लोग होंगे, ठीक। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब 2002 से जो इधर वाले हैं वो चूंकि थोड़ा अब्दुल कलाम का नाम सुने हुए हैं, तो अब्दुल कलाम से इधर तो सबको याद है, अब्दुल कलाम, पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। उनके पहले KR नारायण जी थे, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, KR नारायण जी थे। अच्छा, इसमें एक यहां पे ध्यान देंगे कि जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये जब पहली बार चुनाव लड़े थे, नीलम संजीव रेड्डी, ध्यान देंगे, जो नीलम संजीव रेड्डी थे, ये जब पहली बार, जैसे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। इनफैक्ट क्या है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, भारत के 6वें राष्ट्रपति है ये, ठीक है। फखरुद्दीन, जैसे अब शुरू में 4 ये देख ही लिया है, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी के बाद से आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फिर आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, 6वें राष्ट्रपति होते हैं अपने, ठीक है। अब क्या होता है, जब नीलम संजीव रेड्डी की बारी आती है, इसके पहले ये चुनाव राष्ट्रपति का लड़े हुए थे, लेकिन पराजित हो गए थे, हार गए थे। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार चुनाव लड़े तो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब हम लोग राष्ट्रपति पे बेसिकली क्रम पे नहीं चर्चा करेंगे, क्रम बेसिकली इतना याद रखिए, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या था कि हमारा काम चलाना है, ठीक। अब हम लोग थोड़ा राष्ट्रपति की शक्तियां देखेंगे, राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, मेंस नहीं कर रहे हैं, पीटे कर रहे हैं। राष्ट्रपति के अधिकार 5 मिनट में देख जाएंगे, 5 से 7 मिनट। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां, ठीक है, राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां देखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या हो गया, राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। आ जाइए, हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां।
अच्छा, तो हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां देखेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्यकारी शक्ति। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्यकारी शक्तियां। और हम लोग बस इंपॉर्टेंट जो कार्यकारी शक्तियां उनको देख लेंगे, जैसे अनुच्छेद 78 देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 78 देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कि भैया अनुच्छेद 78 क्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से, कोविंद जी मोदी जी से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 78 के तहत ध्यान देंगे, कोविंद जी मोदी जी से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकते हैं। 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी जो है वो देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। यानी यहाँ पे प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि भैया जब वो जानकारी मांगे वो दो, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है जो जानकारियां राष्ट्रपति कोविंद जी मांगे वो जानकारियां मोदी जी उनको दे। तो ये हो गया प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब हम लोग आगे ध्यान देंगे, हम लोग जैसे देखेंगे कि राष्ट्रपति क्या करता है, जो कई सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनकी, ठीक है, उनकी स्थापना करता है। जैसे महान्यायवादी, सीएजी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्तियां, जब मतलब मेरे कहने में है कि महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे सीएजी हो गया, महान्यायवादी हो गया, ठीक है, जो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो गए वो हो गए, जो हम लोग सीधे कहते हैं जो भाषा आयोग के अध्यक्ष हो गए, सदस्य हो गए, उनके बारे में, ठीक है, उनकी जो भाषा आयोग के सदस्य हो गए, ठीक, उनकी नियुक्तियां, ये बेसिकली कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद ले लीजिए, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हो गए, ठीक, ये सब नियुक्तियां कौन करता है? जैसे हम लोग यूपीएससी ले लें, ठीक, तो यूपीएससी के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्तियां हो गई। जो मुख्य निर्वाचन आयोग है, जो आयुक्त हैं उनकी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन चुना गया है? तुरंत कमेंट बॉक्स में लोग बताइए, अभी तुरंत चुना गया है। ठीक, करंट का क्वेश्चन है, पीसीएस में आने वाला है क्वेश्चन। अभी सीबीसी भी नया चुना गया है। दोनों बताइए कि अभी वर्तमान में सीबीसी को इसको चुना गया है, और कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश, सॉरी मुख्य आयुक्त, चुनाव आयुक्त कौन चुना गया? मुख्य चुनाव आयुक्त और सीबीसी, ठीक है, सीबीसी, ध्यान देंगे कौन चुना गया है। राज्यपाल वगैरह भी यही चुनते हैं। तो यानी जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, तो मैं सबका नाम नहीं लिखूंगा, बस मैं दूसरा लिखूंगा महत्वपूर्ण नियुक्तियां, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ठीक है, लिखेंगे 3-4 मिनट का टाइम जाएगा, क्या ही मतलब है, आप समझ जाइए। महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे राज्यपाल का, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का, इसके साथ साथ जो सीएजी है, जो महान्यायवादी है, जो हाई कोर्ट के अध्यक्ष वगैरह है, जो भारतीय राजदूत वगैरह, इन सब की नियुक्तियां कौन करेगा? ये पावर है राष्ट्रपति की। साथ ही साथ जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूं, अनुसूचित क्षेत्र जो घोषित किया जाता है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र भी कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति ही। तो ये बेसिकली ध्यान देंगे, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना किसकी हम लोग कह सकते हैं पावर है? तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना राष्ट्रपति की पावर है। तो ये उसकी कार्यकारी शक्तियां हुई। अच्छा, यहां से हम लोग आएंगे विधायी शक्तियों पे, विधायी शक्तियों पे, ठीक है, विधायी शक्तियां। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि विधायी शक्तियां कोविड में काफी प्रभावी रही हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान देंगे दोस्तों कि जैसे हम लोग क्या सोचते हैं, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ठीक है, ये सारी क्या है? ये सारा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां है, ठीक है, सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ठीक है। तो सीधा हम लोग लिखते हैं सत्राहूत, ठीक है, यहां सीधे लिख देते हैं कि सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना, सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना, सत्रावसान, ये सब विधायी शक्तियां हो गई, सत्रावसान, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 को ध्यान देंगे। आर्टिकल 108 क्या है? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर विधेयकों पे गतिरोध की स्थिति आ गई, सामान्य विधेयकों पे, साधारण विधेयकों पे, ठीक है, धन विधेयक पे नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं, संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं बैठती है। लेकिन अगर कोई सामान्य ऐसा है गया और अगर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई तो आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का ध्यान देंगे, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संयुक्त
बैठक का प्रावधान है। और ये संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन? तो ये संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा अध्यक्षता, लेकिन बुलाएगा कौन? बुलाएगा राष्ट्रपति। समझ गए? तो आर्टिकल 108 भी यहां से आप लोग समझ गए। आर्टिकल 108 भी आप लोग क्या हो गया? समझ गए। अच्छा, जो विधेयकों में स्वीकृति एवं अस्वीकृति से संबंधित जो उसके राइट्स है, ये भी विधायी शक्तियां आई हैं। जैसे ध्यान देंगे कि पार्लियामेंट सपोज किसी विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष भेजती है, ठीक, तो राष्ट्रपति के पास कुल 3 स्थितियां होती हैं। 3 स्थितियां होती हैं जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है स्वीकृति के लिए, क्योंकि यही जब राष्ट्रपति की स्वीकृति बनेगी तो वो कानून बन जाएगा। ठीक, अब ध्यान देंगे वो 3 स्थिति क्या है कि पहली तो भैया कोविंद जी बोले चलिए मोदी जी स्वीकृति है। पहली क्या है कि स्वीकृति दे दें, ठीक, यानी स्वीकृति प्रदान कर दें। कोविंद जी स्वीकृति प्रदान कर दें। पहली स्थिति है कि बिना परेशान किए बोले क्या परेशान करें, लीजिए भैया स्वीकृति। दूसरी स्थिति क्या है कि वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट ना करें और वो क्या कर ले, मतलब कुछ बोले ही ना हाँ बोले ना बोले। ऐसे केस को हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। ठीक है, यानी अपनी स्थिति नहीं, उस विधेयक को पॉकेट में धर लिए, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो पॉकेट वीटो, अपनी स्थिति को स्पष्ट ना करना। ठीक है, यानी मैं स्वीकार कर रहा हूं या अस्वीकार कर रहा हूं, ये बोलना ही ना, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे, पॉकेट वीटो का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ज्ञानी जैल सिंह के टाइम में मिलता है। ज्ञानी जैल सिंह के एग्जाम्पल अच्छा पॉकेट वीटो का देखेंगे, ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पीरियड मिलता है। ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पीरियड मिलता है, ज्ञानी जैल सिंह के टाइम पीरियड। अब ध्यान देंगे, ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था कि जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक था उस पर इसी वीटो का यूज किया था। ठीक है, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, मैं लिख दे रहा हूं, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। ठीक है, संशोधन विधेयक, मैं इसको थोड़ा सा, संशोधन विधेयक इसी का यूज किया था भारतीय डाक संशोधन विधेयक पे। तो ये तो आपकी बात हो गई कि भैया भारतीय डाक संशोधन विधेयक पे ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया था, इसी का यूज किया था। ठीक, यानी पॉकेट वीटो का यूज किया था। अच्छा, इसके बाद से तीसरी स्थिति क्या होगी भैया? अभी तो ये पहली स्थिति हुई, ये दूसरी स्थिति हुई, तीसरी स्थिति बता दीजिए। ठीक है, तीसरी स्थिति, तो लीजिए तीसरी स्थिति देते हैं आपको। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति यह है कि वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दे। ठीक है, तीसरी क्या है कि भैया बोले मोदी जी को कि ये अपना विधेयक क्या करिए, पुनर्विचार करिए, यानी पुनर्विचार हेतु विधेयक संसद को लौटा दिया जाए, पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाए। अगली स्थिति हो गई पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाए, तो ये अगली स्थिति हो गई। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान देना, तो पहले आती है ये जो 3 स्थिति है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब मान लीजिए कि मोदी जी क्या किए, कोविंद जी क्या करें, पुनर्विचार के लिए लौटा दिया मोदी जी को कि भैया लीजिए इस पर पुनर्विचार कीजिए। अब मोदी जी, सपोज मोदी जी दोबारा बिना संशोधन के भेजते हैं, तो राष्ट्रपति जी को यानी कोविंद जी को भैया अपनी सहमति देनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे, धन विधेयक अगर होगा तो पुनर्विचार है तो नहीं लौटाने। ठीक है, ये तीसरे वीटो का यूज वो धन विधेयक पे नहीं कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। धन विधेयक इसे अछूता है, धन विधेयक, इसलिए मैंने इसको स्टार बना देना है। ठीक है, ये अछूता है, तीसरा यूज नहीं होगा। तो ये तो वो 3 स्थितियां हो गई विधेयक पे, ये भी विधायी शक्तियां आई हैं। ठीक, अच्छा ध्यान देंगे, इसकी एक विधायी शक्ति क्या है, हम लोग जानते हैं आर्टिकल 80 को, अनुच्छेद 80 को हम लोग जानते हैं। आर्टिकल 80 हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं। आर्टिकल 80 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 80 में प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति हैं वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। कहां पे? राज्यसभा में 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अब सपोज मेरी
अगर कोविंद जी से पढ़ती तो मैं भी राज्यसभा का मेंबर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं। कितने भी मेरे अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन हमको कुछ आधार है, वो आधार मेरे पास होने चाहिए तो ही कोविंद जी हमको बना पाएंगे। हालांकि ध्यान रखिए, अब वो आधार देखते हैं। आधार क्या है? पहला आधार है कला, ठीक है, कला के क्षेत्र में हमको अनुभव हो। दूसरा है विज्ञान के क्षेत्र में हमको अनुभव हो, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में अनुभव, ये भी मेरे लिए अनुभव नहीं है। तीसरा अनुभव साहित्य को बिल्कुल नहीं है। इतिहास होता तो थोड़ा मोड़ा मान लीजिए ऑप्शनल तैयार किया गया है तो चांस था कि राज्यसभा मेंबर बन जाए। समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा। अब अगर यूट्यूब पे पढ़ाने को कोविंद जी समाज सेवा मानेंगे तो चलिए राज्यसभा का सांसद बनने की चांस है, ठीक है। अब देखना होगा इन वो 4 एरियाज है, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। अगर इनमें कुछ अनुभव है मुझको या किसी को ज्ञान है तो कोविंद जी उसको झट से राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं। इस चीज को ध्यान देंगे। अब हम लोग यहां से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कोविंद जी से रिलेटेड, और वो है अध्यादेश की पावर। अध्यादेश देखेंगे, बने रहिए दोस्तों। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सीधे बोल दूं कि आप लोग के सुनने से ज्यादा समस्या मेरे पढ़ाने में हमको हो रही है। इस वक्त की कंडीशन देखिए कि एकदम मतलब कोई भी ऐसा साधन नहीं जो चल रहा, मतलब पंखा उनका कुछ नहीं चल रहा है, पूरी तरह से ऐसे ही बनाना है वीडियो। तो सीधी सी बात है कि यार प्लीज वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसे में जब ये रिवीजन बैच का वीडियो था, पेड ग्रुप का वीडियो था, और फिर भी आप लोग को दिया जा रहा है, तो आप लोग का भी नैतिक दायित्व तो बनता ही है कि इसको प्रमोट करना, ठीक है। अब देखिए अध्यादेश की शक्ति का है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 में क्या है, अध्यादेश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 123 में इस चीज को ध्यान देंगे, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान किया गया है। ध्यान देंगे कि जो अध्यादेश है, अब सपोज कि जो कोविंद जी हैं वो अध्यादेश पारित कर दिए हैं, अब इसकी टाइम लिमिट क्या है, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है टाइम लिमिट, ठीक। तो टाइम लिमिट इसकी क्या है कि सपोज कि जब संसद सत्र शुरू करती है, ध्यान देंगे, तो संसद के सत्र शुरू करने के 6 सप्ताह तक ये रहता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे, टाइम लिमिट ध्यान देंगे कि संसद सत्र शुरू होने के ठीक है 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक क्या होगा कि संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक यह रहता है। संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के अगर 6 सप्ताह के भीतर इसको अनुमोदित होना आवश्यक है, ठीक, इसको अनुमोदित होना आवश्यक है। इस चीज को ध्यान देंगे, यानी संसद की सत्र जैसे शुरू हुई 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, अनुमोदित होना आवश्यक है। अगर अनुमोदित नहीं हुआ, अनुमोदित होना आवश्यक है, ध्यान देंगे, अनुमोदित होना आवश्यक है। अगर अनुमोदित नहीं हुआ तो फिर अध्यादेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा, मतलब अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ठीक। तो 6 सप्ताह का जो कीवर्ड्स है इसको याद रखेंगे, इस चीज को ध्यान रखेंगे। 6 सप्ताह का जो ये कीवर्ड्स है इसको याद रखना है। और जो ये अध्यादेश आता है इसकी जो पावर होती है, ध्यान देंगे, इसकी जो पावर होती है, इसका जो प्रभाव होता है वो संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत होता है। संसद द्वारा निर्मित कानून के तहत होता है, संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है, निर्मित कानून की तरह, संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह। इस चीज को ध्यान देंगे, संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह। अब तो ये हो गया आपका अध्यादेश। अध्यादेश जो हो गया आप लोग समझ गए, बेसिकली अध्यादेश यही है, और ये 6 सप्ताह जो है यही कीवर्ड्स है। अध्यादेश आप लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे जो क्षमादान की शक्ति है। शॉर्ट में देखेंगे क्षमादान शक्ति, ठीक है, क्षमादान शक्ति। तो अनुच्छेद 72 में वर्णन है इसका, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति का वर्णन है। जैसे अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है, कहा गया कि राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का
न्यायिक अधिकार प्राप्त है। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्षमा करने का राइट है। क्षमा करने, ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, ध्यान देंगे, दंड कम करने, दंड कम करने, दंड कम करने। उसके बाद से आगे ध्यान देंगे दोस्तों, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का, ठीक है, दंड के परिहार वो विराम, ध्यान देंगे, दंड के परिहार व विराम का, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। दंड के परिहार एवं विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक, अच्छा, अब हम लोग ध्यान देंगे, सैन्य अधिकार भी क्या है कि सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या होता है? सर्वोच्च कमांडर होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। एक तो ये फैक्ट है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी हम लोग इसकी आपातकालीन शक्तियां देखेंगे। अब हम लोग आएंगे राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, इसके आपातकालीन शक्तियों को देखेंगे और इसी आपातकालीन शक्ति के साथ राष्ट्रपति समाप्त हो जाएगा और उपराष्ट्रपति आ जाएगा। ठीक है, तो आपातकालीन शक्तियां, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, इसी आपातकालीन शक्तियों के साथ ये वीडियोस आज बंद कर दी जाएगी। ठीक है, मेरा मानना है कि अब मैं 5 वीडियोस बोला था, शायद एक वीडियोस की संख्या आप लोग की बढ़ानी पड़े। ठीक है, और जो एक वीडियोस की संख्या बढ़ेगी वो 1 से 1.5 घंटे की ही रहेगी, क्योंकि देखिए अगर यही मैं खत्म कर सकता हूँ, मैं पूरी एनर्जी में हूँ, इसको खत्म किया जा सकता है, बट वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपातकालीन शक्तियों से क्या होगा कि राष्ट्रपति खत्म हो जाएगा और यहीं पे हम लोग चीजों को क्लोज कर देंगे। ठीक, आज की क्लास क्लोज कर देंगे। तो संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन है। पहली चीज ध्यान देंगे, भाग 18 में वर्णन है, भाग 18 में वर्णन किया गया है, इस चीज को ध्यान देंगे, भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान देना है। अब क्या है कि भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। एक चीज तो ये हो गया भैया कि संविधान के भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक प्रावधान है। आर्टिकल क्या है? 352 से 360, 352 से 360। ठीक है, 352 से 360। अब ध्यान देंगे, राष्ट्रपति को बोला गया है कि वो 3 प्रकार के आपात घोषित करने का अधिकार रखता है। जैसे पहला हम लोग ध्यान देंगे, पहला ध्यान देना दोस्तों कि पहला है कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 के बाद से अनुच्छेद 356 और 356 के बाद से 360। यही 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, यही है भी। जैसे पहला कहता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार है। एक आधार युद्ध है, दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार आपका बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण है, और उसका से तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। अब बताइए, आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह वर्ड आया है, किस आर्टिकल के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको संशोधन करके लाया गया? होमवर्क है, कमेंट में तुरंत हमको बताइए। जो भी लोग देख रहे हैं कमेंट में तुरंत बताइए, मैं इसको करा चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 356 को, आर्टिकल 356 को देखेंगे। देखिए आर्टिकल 356 क्या है कि जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है उससे संबंधित है, और इसका आधार क्या है? संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना। और 360 में ध्यान देंगे, आर्टिकल 360 को ध्यान देंगे, ये वित्तीय आपातकाल की स्थिति में है। ठीक है, हालांकि अभी तक ये भारत में लगाया नहीं जा सका है, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये तो हो गया, ध्यान देंगे, ये तो हो गया। और आपका बेसिकली जो आपातकालीन शक्तियां थी भी हो गई। एक सिंपल सा यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं और यहीं से समाप्त करते हैं।
आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग समझ गए होंगे, जो लोग वीडियोस देखे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। तो अब लोग हम लोग देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल आता है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के जो विषय हैं, ध्यान देंगे, जो सार्वजनिक महत्व का विषय है, यहां ध्यान देंगे, सार्वजनिक महत्व का विषय, सार्वजनिक महत्व का विषय। तो सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यान देंगे, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। अच्छा, परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान्य करेगा तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। तो ये आज का था, उम्मीद करते चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चीजें अगर समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। रिवीजन बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आप लोग को, वो जानकारी दे दी गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।